औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आज का दिन 5 सितंबर का दिन हर साल नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन हिंदुस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी हर साल 5 सितंबर को होती है और इस 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। और ये दिन जो है हम 1962 से लेकर जो है नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बिना वक्त को ज़ाया करते हुए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि जर्नल स्टडी के ऊपर बेस्ड हैं। कम से कम 100 क्वेश्चन जो है हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे। 100 नहीं भी करेंगे, उससे कम करेंगे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहे एंड तक वीडियो के साथ। हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है, हु वाज द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर credited with the first sea voyage to India। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि समुंदर का रास्ता बनाने वाला हिंदुस्तान के लिए पहला पुर्तगीज कौन था, मतलब कि समुंदर के रास्ते से आने वाला पहला पुर्तगीज कौन था। वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से, जो साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, who earned the title of the Iron Man of India for his role in uniting the country। कंट्री को यूनाइट करने का रोल जिसने अदा किया था उसको टाइटल दिया गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया। और वो कौन है? उसको कहते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है, इनका 31 अक्टूबर को जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, और इसको यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसलिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज न्यू दिल्ली। और फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है इंडिया का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी इंडियन स्टेट को हम फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं? फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दैट इज हॉकी। ठीक है, कौन सी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? मतलब सबसे पहले सूरज सुबह कहाँ पे निकलता है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। ठीक है, इन विच सिटी कैन यू फाइंड द एक आइकॉनिक मूवमेंट जिसका नाम है ताजमहल? मतलब ताजमहल किस इंडियन सिटी में है? वो है आगरा में। और आगरा कहाँ पे है? वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ताजमहल किसने बनाया था, किस मुगल रूलर ने ताजमहल को बनाया था और कब बनाया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द इंडियन स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे छोटी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? वो है गुजरात की। शॉर्टेस्ट गोवा की है और सबसे लार्जेस्ट वो है गुजरात की। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे कम गोवा की है और सबसे ज्यादा गुजरात की। स्टेट की बात की जाए और अगर ओवरऑल बात की जाए कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान और निकोबार की गुजरात से भी ज्यादा है, लेकिन ये अंडमान और निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट में अगर देखा जाए तो वो गुजरात की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार की है और सबसे जो कम है वो है गोवा की। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से बताया। हिंदुस्तान का नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको बोलते हैं? वो है एलिफेंट। ठीक है, इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल का स्टेटस किस एनिमल को दिया जाता है? दैट इज एलिफेंट। कौन सी इंडियन स्टेट के अंदर एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही जोश और खरोश के साथ? तो गुजरात के अंदर हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है।
सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट इंडिया की कौन सी है? वो है उत्तर प्रदेश। सबसे कम पॉपुलर स्टेट कौन सी है? वो है सिक्किम, वो है सिक्किम। ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सी है? वो है राजस्थान। एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? वो है गोवा। ठीक है, तो याद रखना है। नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड क्या है इंडिया का? वो है पीकॉक। वो कौन सा है? पीकॉक। इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो वो है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। नेशनल एनिमल जो है, नेशनल सिंबल जो है किस एनिमल को कहा जाता है? तो वो है टाइगर। ठीक है। फादर ऑफ नेशन किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है। कौन सा इंडियन फेस्टिवल है जिसको हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं? वो है होली। वो है होली। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इंडिया के अंदर है। ठीक है, वो है ताजमहल। ठीक है। हिंदुस्तान के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो बॉर्डर शेयर करती हैं इंडिया के साथ, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो है पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है। तो कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया किस इंटरनेशनल कंट्री के साथ शेयर करता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राज्यसभा में कितनी सीट हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों हाउसेज में से परमानेंट हाउस कौन सा होता है वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है। परमानेंट हाउस कौन सा है वो भी आप मुझे बताएंगे। किस लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला है? वो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। उस सिटी का नाम क्या है जो कि पिंक आर्किटेक्चर के लिए, मतलब पिंक सिटी किस सिटी को कहा जाता है इंडिया में? वो है जयपुर, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? दैट इज लोटस। ठीक है। हिंदी नेम जो है हमारे इंडिया का क्या है? इंडिया का हिंदी नेम है भारत। ठीक है। किस डेट को इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है? वो है 15th ऑफ अगस्त। और रिपब्लिक डे कब होता है? रिपब्लिक डे कमेंट सेक्शन में बताएगा। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कब होता है? ठीक है। इंडिपेंडेंस डे अगर 15 अगस्त को होता है, 15th ऑफ अगस्त को, और रिपब्लिक डे कौन सा होता है? कब होता है? कब हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा है? लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है इसको। 2018 के अंदर कौन से इंडियन क्रिकेटर को पद्म भूषण अवार्ड मिला था? एम एस धोनी को। ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड 2018 के अंदर जो है एम एस धोनी को मिला था। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एम एस धोनी को पद्म भूषण अवार्ड किस साल में मिला था? ये भी पूछा जा सकता है कि 2018 में एम एस धोनी को कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन हो सकता है भारत रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड हो सकता है, पद्म भूषण अवार्ड हो सकता है। तो 2018 में इसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है। हु इज द रिनोड ऑथर ऑफ द एपिक इंडियन पोएम? मतलब रामायण जो है लिखने वाला कौन है? रामायण को लिखने वाला है वाल्मीकि। ठीक है। हिंदुस्तान की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? गोवा। कौन सा लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है इंडिया के सब कंटिनेंट से, इंडियन सब कंटिनेंट से पास होती है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। ठीक है। तो ये भी आप मुझे बताएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कितनी स्टेट से पास ऑन होती है? 7 स्टेट से होती है। आप मुझे उन 7 स्टेट्स के नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। पहली तो हमारे पास देखो गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। ठीक है। मैंने बता दी 7 की 7 स्टेट्स। ठीक है। वेयर इज द आइकॉनिक ताजमहल लोकेटेड इन इंडिया? तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया, दैट इज आगरा। किस स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? पंजाब।
ठीक है, पंजाब। पंजाब का नाम ही पड़ा क्योंकि इस स्टेट से 5 रिवर्स गुजरते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो इंडिया की वो है माउंट कंचनजुंगा, ठीक है, जो कि काराकोरम में है। ठीक है, तो कंचन जो काराकोरम नहीं, सिक्किम में है। ठीक है, कौन सी इंडियन स्टेट है जो फेमस है अपने बैक वाटर के लिए और हाउस बोट्स के लिए? बैक वाटर एंड हाउस बोट के लिए कौन सी स्टेट फेमस है? वो है केरला। ठीक है, और केरला की कौन सी लेक पे होती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में ये लेक। ठीक है, नेशनल फ्लावर इंडिया का दैट इज लोटस। इंडिया की कौन सी सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है? दैट इज जयपुर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी जिसके अंदर 7 मेंबर थे, तो ये 7 मेंबर में से एक मेंबर हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो कि चेयरमैन थे इस कमेटी के। ठीक है, किस रिवर को गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है इंडिया में? वो है गोदावरी, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ माई लेटेस्ट नॉलेज अपडेट इन सितंबर 2024? ठीक है, मतलब 2000 सितंबर 2024 चल रहा है, तो करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? दैट इज नरेंद्र मोदी। फेमस न्यूज़पेपर जो कि अन्नी बसंत ने बनाया था, ने फाउंड किया था, तो वो है न्यू इंडिया। मतलब न्यू इंडिया किसका न्यूज़पेपर है, किसने लिखा है? ये अन्नी बसंत ने। हिंदुस्तान के इनॉग्रल प्रेसिडेंट मतलब कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाए, इनॉग्रल प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी मैंने आपको बोला कि सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? दैट वाज ही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट टेम्परेचर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस स्टेट में होता है? वो होता है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट एरिया ज्यादा है, रेगिस्तानी इलाका ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा है। इंडिया की सदर्न मोस्ट सिटी का नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की ऑफिशियल करेंसी का नाम है रुपी। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट कलर जो है इंडियन फ्लैग में है? मतलब इंडिया के अंदर कितने हैं अलग अलग के कलर्स हैं? तो 3 कलर मेनली हमारे पास हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा 4 है। फोर्थ कौन सा है? सैफरान कलर है, व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, उसके बाद ब्लू कलर का इसमें अशोक चक्र होता है। ठीक है, मेनली फ्लैग जो है वो 3 कलर का है, ग्रीन बैंड सबसे बॉटम कलर, बीच वाला व्हाइट है, सैफरान टॉप मोस्ट है, लेकिन जो अशोक चक्र है उसमें ब्लू कलर की ये है। तो 4 कलर हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया? तो वो आपने याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली जो है 3,287,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का नेशनल एंथम है दैट इज जनगण मन। किसने लिखा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कौन सा रिवर जो है होल्ड करता है टाइटल ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? वो है गंगा। ठीक है, गंगा रिवर जो कि 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे याद रखना, इंटरनेशनल है। नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑन विच मंथ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो होता है जिसमें इम्यूनाइजेशन के बारे में अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, तो किस मंथ में होता है? ये अप्रैल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ डे कब होता है? अर्थ डे होता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को होता है वाटर डे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को होता है वाटर डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे सबसे पहले कब हुआ था? कब इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया गया था? तो सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था 21 जून 2015, क्योंकि 21 जून को योगा डे होता है, लेकिन पहला योगा डे कब मनाया गया था? वो था 2015 में। ठीक है, विच समिट इनिशिएटेड
टाइगर डे, ऐसी कौन सी मतलब समिट हुई थी, तो उस समिट से जो है डिक्लेयर किया गया था कि अब जो है हम टाइगर डे जो है हर साल जो है ऑब्जर्व करेंगे, टाइगर्स के बारे में इस दिन जो है हम अवेयरनेस लोगों को देंगे। तो ऐसी कौन सी समिट हुई थी, उस समिट का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010, मतलब 2010 में हुई थी। और 2010 में कौन सा डे जो है डिक्लेयर किया गया था जो हम टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर्स समिट। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे कब होता है, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 9th ऑफ अक्टूबर को। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th ऑफ सितंबर, 27 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज है 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24th ऑफ जनवरी। ठीक है, नेशनल साइंस डे किसकी ऑनर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, होता है 28 फेब को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला किसकी ऑनर में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है सीवी रमन। ठीक है, नेशनल साइंस डे। कौन सा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है प्रेस को। तो ये डे कब होता है, तो ये डे होता है 3 मई को। कब होता है, 3 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट डे है, कब होता है, 22 मई को। याद रखना 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे, अभी हमने पढ़ा 10 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, वो होता है 1 दिसंबर को। ठीक है, वर्ल्ड सिटीजन डे कब होता है, वो होता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को वर्ल्ड सिटीजन डे होता है। ठीक है, कौन सा डे जो है वो वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर डे। याद रखना 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे होता है, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे होता है। वर्ल्ड ब्रेली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जनवरी को किया जाता है। ठीक है, कौन सी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वो है 21 फरवरी को। 21 फरवरी जो डे है वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को किया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे, एच जे कन्हैया। एच जे कन्हैया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जो है कौन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी थी, वो बनी है फातिमा बीवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2007 से 2009 तक, जो जाना जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एक अपना बेहतरीन रोल प्ले किया था, आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई एक्ट 2009 वाला जो है, जब इसके अंदर एक बेहतरीन रोल प्ले किया था, उस समय में चीफ जस्टिस जो है वो कौन थे, चीफ जस्टिस का नाम है के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्यों कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, तो वो चीफ जस्टिस ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया भी कहा जाता है। रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक है, हमने तो टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ा कि वो 5 ईयर्स का है, लेकिन रिटायरमेंट एज क्या है, हो सकता है अब उसको रिटायर होने के लिए 2 ही साल रहे होंगे, 1 ही साल रहा होगा। ठीक है, बट वो एज क्या है वो रिटायर होने की, दैट इज 62 ईयर्स है। ठीक है, तो अब या तो 5 साल पहले हो जाए या रिटायरमेंट एज उसकी पहले हो जाए, तो उसको फिर छोड़ देना पड़ता है ऑफिस को। ठीक है, who was the Chief Justice of India when historic Ayodhya verdict was delivered in November 2019, मतलब अयोध्या वर्डिक्ट जो हुआ था नवंबर 2019 में, तो इसके ऊपर जो
उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे जिन्होंने इस केस को जो है सुना था? तो वो जो चीफ जस्टिस थे वो थे अरविंद बोबडे साहब। ठीक है। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो जो ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, हलफ लेते हैं, तो वो उसको कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जिनकी इम्पीचमेंट हुई है पार्लियामेंट के अंदर? इम्पीच्ड जिनको किया गया है, जो कि आर्टिकल 63 के अंदर आता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत हूँ करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 63 लगता है मुझे इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की, हमारे चीफ जस्टिस की। तो वो किसके अंदर आती है? ये प्रेसिडेंट की है 63, सॉरी। ठीक है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वो पहले जो चीफ जस्टिस है वो रहे हैं वी रामास्वामी। वी रामास्वामी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने का? तो वो जो डील करता है दैट इज आर्टिकल 123। ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जो कि राज्यसभा के मेंबर भी थे? वीएन खाड़े। ठीक है। पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है हमारे पास पीएन भगवती। पीएन भगवती। ठीक है। कौन था चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इमरजेंसी इंडिया के अंदर लगी थी 1975 से 1970? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो थे एएन रे। प्रेसिडेंट कौन थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑथर्ड द फेमस जजमेंट इन द केशवानंदा भारती केस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस, केशवानंदा भारती केस का। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ईयर पूछा जाता है। ठीक है। तो ये जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो जाए हो। ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाते हो और उस अमेंडमेंट लाने से लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे बेसिक मुद्दा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंदी भारती केस के अंदर ये जजमेंट आया था। तो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे? तो वो हमारे पास थे एच आर खन्ना। एच आर खन्ना। ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे एससी बैकग्राउंड से, शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से? जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन थे? वो थे रंगनाथ मिश्रा। मतलब पहले एस एस एससी कास्ट के, शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से जो चीफ जस्टिस रहे इंडिया के वो है रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। कौन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना था? मतलब ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना है। मतलब ये क्रिमिनल नहीं है कि अगर होमोसेक्सुअल होता है तो होमोसेक्स अगर होता है तो उसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, वो डीक्रिमिनलाइज करना था। और ये आता है सेक्शन 377 जो आईपीसी है इंडिया की। ठीक है। इसकी 377 के अंदर ही आता है। तो ये जजमेंट किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी थी? ये दी थी दीपक मिश्रा। ये किसने दी थी? दीपक मिश्रा। Who was the Chief Justice of India when National Judicial Appointment Commission was struck down as unconstitutional? ठीक है। आपको पता होगा कि NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया गया था एक। ठीक है। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल था लेकिन बाद में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। तो वो किस चीफ जस्टिस ने दिया था? वो दिया था टीएस ठाकुर ने। किसने दिया था? टीएस ठाकुर। कौन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जाना जाता है साबरीमाला टेम्पल एंट्री केस के लिए? मतलब साबरीमाला टेम्पल जो कि केरला के अंदर है, यहाँ पे जो है हर किस्म की औरत जो है इस टेम्पल के अंदर अब इंटर हो सकती थी। तो ये जजमेंट जो है किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी थी? तो वो भी थे शरद अरविंद बोबडे साहब। इन्होंने साबरीमाला टेम्पल एंट्री केस जो चल रहा था कि यहाँ पे औरतों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी हर एक एज की, लेकिन इसने जजमेंट पास की थी कि अब हर एज की, हर ऑल ओवर एज, कोई भी एज हो, ठीक है, छोटी बड़ी, तो वो इस टेम्पल के अंदर जो है जा सकते हैं। ठीक है। कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन आधार कार्ड केस अपहोल्डिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस? क्योंकि जो आपको पता है आधार कार्ड आज हर एक के पास है। ठीक है। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देनी है। तो
तो ये सुप्रीम कोर्ट का किस जजमेंट में ये बात की गई थी और वो जजमेंट किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पास की थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी चाहिए आधार कार्ड केस की। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इसके ऊपर रखी गई हैं, लेकिन ये जो जजमेंट पास की थी वो की थी रंजन गोगोई साहब ने। ठीक है, who was the chief justice of India responsible for implementing electronic courts and the use of technology in Indian judiciary। मतलब इंडियन जुडिशरी के अंदर जो है ना, अब आईसीटी वाला जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजिकल जमाना है, तो ज्यादा जो भी चीजें डिजिटल वे में की जाए। तो ये कौन है, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बोला कि अब हमारे इंडियन जुडिशरी जो है वो आईसीटी वे में होनी चाहिए, डिजिटल वे में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। अब हमें सारे के सारे काम जो है वो कागजी कार्रवाई में नहीं करने। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? दैट वाज ही वाज टी.एस. ठाकुर। Who was the Chief Justice of India during the judgment on the right to privacy being a fundamental right? आपको पता है कि right to privacy एक fundamental right है, ठीक है। तो ये right to privacy जो है fundamental right होना चाहिए। तो इस जजमेंट के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे जिन्होंने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए? तो वो जज जो थे, वो चीफ जस्टिस जो थे वो दीपक मिश्रा। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जो डायरेक्टली अपॉइंट किए गए थे बार से, विदाउट प्रेयर जुडिशियल एक्सपीरियंस? मतलब उसके पास कोई भी जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं था, तो जिनका बार एसोसिएशन होता है वहीं से जो है डायरेक्टली इसको अपॉइंट कर दिया गया था। वो पहला चीफ जस्टिस था, ठीक है, उसका नाम था पी साथा शिवम। पी साथा शिवम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जब ड्यूरिंग द जजमेंट ऑन द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस इनटू साबरीमाला टेंपल इन केरला? तो ये मैंने अभी आपको बोला, वो है शरद अरविंद बोबडे साहब। ठीक है। हु सर्व्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1993 to 1994 and play a key role in the judicial activism movement in India? होते हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म, किस आर्टिकल के अंदर आती है बताइएगा मुझे जरा। इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल एक्टिविज्म मेंशन किया गया है? तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म मूवमेंट जो इंडिया के अंदर है, इसके अंदर अहम रोल प्ले करने वाला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका नाम है जे.एस. वर्मा। जे.एस. कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जजमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द आधार कार्ड प्रोजेक्ट? ठीक है, इसका अभी हमने क्वेश्चन किया है, रंजन गोगोई साहब थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जजमेंट के दौरान जो थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको करार दिया गया, वो तो अभी हमने पढ़ा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है बनाने के दौरान जो चीफ जस्टिस थे वो थे जे.एस. केहर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने वाला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के अंदर जजमेंट पास करने वाले थे उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। 2018 में ये जजमेंट आई थी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है अब ये क्रिमिनल नहीं है, ये डीक्रिमिनलाइज है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। दीपक मिश्रा जो है इन्होंने इस जजमेंट को पास किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, साबरीमाला टेम्पल वाला, आधार कार्ड वाला क्वेश्चन अभी हमने कर दिया था। ठीक है, who served as Chief Justice of India from 1995 to 1997 and was known for his role in the जैन हवाला केस? ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए आप इसको ऐड कर सकते हो कि एक केस हुआ था जिस केस का नाम है जैन हवाला केस। तो उस टाइम के जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे एम पुंछी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, मंडल कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1992 का। इस टाइम जो है कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हमारे पास थे रघुनाथ मिश्रा। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ मिश्रा। मंडल कमीशन 1992 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे ड्यूरिंग लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 377 ऑफ आईपीसी? ठीक है, इंडियन पेनल कोड में, मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी को फिर से रिपीट हो गया, दीपक मिश्रा साहब। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है हम एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट जजमेंट पास किया गया 2017 के अंदर कि राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो ये जो थे वो है दीपक मिश्रा। ठीक है।
तो काफ़ी हैं, ठीक है। इससे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।